Virtual Study Hub. Happy Independence to all Indians from our channel. आज का दिन बहुत ही खास है। ये भारतीय आज़ादी का 73वीं एनिवर्सरी है। लेकिन हम सब ये आज़ादी के युद्ध के बारे में कितना जानते हैं? कैसे ईस्ट इंडियन कंपनी इंडिया में आया? और हाँ, किस किस ने अपने ज़िंदगी को दांव पर लगाकर भारत माता को ये आज़ादी दिलाई? चलो देखते हैं। दोस्तों, पहले हम ईस्ट इंडियन कंपनी के बारे में जानेंगे। इंग्लैंड के ईस्ट इंडियन कंपनी की शुरुआत कुछ ब्रिटिश व्यापारियों ने की थी। 1600 साल में क्वीन एलिजाबेथ I ने इस पूर्व के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड का कोई भी दूसरा व्यापारिक समूह अंग्रेजी पूर्व भारतीय कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकता था। 1612 साल में कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। इसके बाद कंपनी ने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में व्यापारिक बस्तियों की स्थापना की। इसने बहुत लाभ कमाया और जल्द ही वो अमीर हो गए। जल्द ही इन्होंने भारत में आंतरिक मामलों में अपनी जगह बना ली। दूसरे कार्नेटिक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी को हराया और पारसी कंपनी के जो हेड थे ड्यूप्लेक्स ने प्रमुख ने शांति के लिए एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर की और वापस पार्श में लौट गए। अब हम जानेंगे कि ब्रिटिश ने कैसे भारत को कॉन्कर किया। चलिए शुरू करते हैं। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेजी पूर्व भारतीय कंपनी एकमात्र व्यापारिक संस्था थी। इसने व्यापार नेताओं और विशेष शादीकरण के लिए मुगल साम्राज्य को अनुरोध भेजा। सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया और कंपनी ने इसका फ़ायदा उठाया। उनके अधिकारियों ने भारतीय प्रांतों में सबसे अमीर बंगाल में अपना अभियान को तेज करना शुरू कर दिया। 1717 साल में उन्होंने सीमा शुल्क का उद्घाटन किया। बिना माल आयात करने और निर्यात करने का अधिकार प्राप्त किया। हालांकि कुछ अधिकारियों ने व्यापार में लगे हुए थे। 1717 की रियायत केवल कंपनी को दी गई, जिससे बंगाल को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश भारत में सबसे बड़े शक्ति हो गए। बंगाल के साथ शुरू होने पर उन्होंने लगभग पूरे देश को जीत लिया और भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया। ऐसे ब्रिटिश ने भारत को कॉन्कर किया और भारत ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हो गया। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत पर विजय पाने के लिए कई युद्ध लड़े। कुछ का उल्लेख यहाँ किया गया है। वो है एंग्लो मुगल युद्ध, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, पहला एंग्लो मराठा युद्ध, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, प्लासी का युद्ध, बुक्सार का युद्ध, कर्नाटिक युद्ध। ये थे कुछ युद्ध जो अंग्रेज़ों ने भारत को जीतने के लिए लड़े थे। दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दी। मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ ही नाम चुने हैं। वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खुदीराम बोस। आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि किस फ्रीडम फाइटर के बारे में आपको जानना है। मैं उसके बारे में एक डिटेल में इंग्लिश में एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगी। चलो दोस्तों, अब हम जानेंगे 1857 का
विरोध। हम सबको 1857 का विरोध के बारे में पता है। 1857 का भारतीय विरोध एक प्रमुख लेकिन असफल विरोध रहा। 1857 और 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का शासन के खिलाफ विरोध, जिसने ब्रिटिश को एक संपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य किया। विरोध 10 मई 1857 को मीरठ के गरीशन शहर में कंपनी के सेना के सिपाहियों को एक विरोध का रूप में शुरू हुआ, जो दिल्ली से 40 माइल या फिर 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इसके बाद ये ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य भारत में मुख्य रूप में से विरोधियन और नागरिक विरोध में बदल गया। हालांकि विरोध के घटायन उत्तर और पूर्व में भी हुए। विरोध उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के लिए काफ़ी खतरा था और केवल 20 जून 1 से 5 के ग्वालियर में विरोधी के हार के ब्रिटिश ने सभी विरोधियों को हटाया जो भी विरोधियों में शामिल होने के लिए माफ़ी दी। हालांकि उन्हें 8 जुलाई 1859 तक शत्रुता और अपरिचित रूप में समाप्त करने की घोषणा नहीं की। ये हमारी छोटी कहानी थी 1857 के विरोध के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंत कैसा हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत आ ही गया जब भारत शायद साम्राज्य के क्षेत्रों के ब्रिटिश के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। हमें जैसा लगता है ये सच हो सकता है। तो चलिए, ये साम्राज्य के अधिक्षण ऐसे हिस्सों के एक अलग तरीके से चलाया गया था, क्योंकि ये साम्राज्य के कोई हिस्सों से अलग था। 1700 के दशक में जब अंग्रेज भारत पहुंचे तो उन्हें अपरिचित हालांकि आबादी वाली जमीन नहीं मिली, जैसे कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया या उत्तर अमेरिका में करते थे। भारत अधिक आबादों वाला था। यह आर्थिक रूप से विकसित था। ऐसे सारा की थी जो ब्रिटेन के तरह ही जटिल थी। नतीजे ब्रिटिश मार्च नहीं कर सकते थे और सामान नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश शासन सैनिक बल और भारतीय शासनों के साथ गठजोड़ के माध्यम से विकसित हुआ। भारत में 1800 के दशक तक भारत में ब्रिटिश शासन मजबूत था। हालांकि ब्रिटिश सैनिकों और प्रकाशनों की संख्या कम थे। हालांकि भारत में सिविल सैनिकों ने दिन प्रतिदिन अधिकांश कार्यों किया, जो ब्रिटिश शासन को संचालित करने की अनुमति देता था। 1800 के दशक में प्रशासन में काम करने वाले कई हजारों मध्यम वर्गीय भारतीय थे, जिन्होंने अंग्रेजी बोली और जिनको पास अंग्रेजी शिक्षा दी। अब ब्रिटिश कैसे खत्म हुए कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे सब ने रिबेल करना शुरू कर दिया और इससे धीरे धीरे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस कम होने लगा और ब्रिटिश को फाइनली फोर्स किया गया कि वो भारत को इंडिपेंडेंट कर दे। ब्रिटिश ने मुस्लिम के लिए एक कंट्री बनाई, एक देश बनाया जिसका नाम था पाकिस्तान, और हिंदुओं के लिए एक देश बनाया जो है भारत। लेकिन भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं अभी भी, और इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में सिर्फ हिंदू रहते हैं, और हम सब धर्मों के लोगों को एक साथ रहना चाहिए, तभी हमारा देश महान हो सकता है। दोस्तों, चलो देखते हैं हमारे भारत का पहला आज़ादी का दिन कैसा था। मैंने यहाँ बहुत छोटे से लिखा है। हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू और पहले राष्ट्रमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले में के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय के फ्लैग को उठाया
और मैंने यहाँ पर साइड पे एक पिक्चर दिया है, आप उससे समझ सकते हैं कि ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस फ्रीडम फाइटर के बारे में ज़्यादा जानना है। और मैं हर सैटरडे एक इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दूंगी हिस्ट्री के बारे में। और अगर आपको वो मिस नहीं करना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कमेंट्स में प्लीज़ बताइए किस फ्रीडम फाइटर के बारे में आपको जानना है। एंड या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।